Hello students, today we discuss about the solution of system of linear equation using inverse of a matrix. आज की क्लास में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है। टू और मोर देन टू इक्वेशन, दो या दो से ज्यादा इक्वेशन मिलकर क्या बनाते हैं, हमेशा एक सिस्टम बनाती है। जब भी आपको दो या दो से ज्यादा इक्वेशन गिवन हो तो आप क्या कहोगे, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहोगे। क्या कहोगे बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये दो इक्वेशन है, x और y दो वेरिएबल है। वेरिएबल अगर दो है तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आप जब भी यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो अगर वेरिएबल दो है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए दो इक्वेशन की जरूरत होती है। अगर वेरिएबल आपके क्या है, तीन है, देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल है x, y एंड z, उस केस में आपको कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, 3 की। अगर वेरिएबल 4 है तो उस केस में इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 4 इक्वेशन होनी चाहिए। तो देखो बेटा, इसके अंदर दो इक्वेशन के बारे में बात हुई है, इसलिए ये भी क्या है, एक सिस्टम है। यहाँ पर तीन इक्वेशंस के बारे में बात हुई है, ये भी क्या है, सिस्टम है। क्योंकि आपको डेफिनेशन में मैंने मेंशन कर रखा है, दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस मिलकर क्या बनाती हैं, सिस्टम बनाती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम इनके सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने देखो 10th क्लास में बेटा इजीली ये फाइंड आउट किए थे, इनके सॉल्यूशन कौन कौन से मेथड से फाइंड आउट किए थे, आपको याद हो तो हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया था एंड ग्राफिकल मेथड का भी यूज किया था। लेकिन यहाँ पर जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये कहने लग रहा है कि भी इनवर्स, एक मैट्रिक्स के इनवर्स की हेल्प से, मैट्रिक्स के इनवर्स की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, आपको पता मैंने अभी बताया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपको ये दो एग्जांपल तो मैंने दे रखे हैं। वैसे आपको 4 इक्वेशन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस तक में क्या है, 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है बेटा, तो जब आपको दो इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे। तो आपकी ये दो इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उस केस में आपको तीन मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। एक मैट्रिक्स ए बनानी पड़ेगी, ठीक है बेटा, दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल एक्स बनानी पड़ेगी और तीसरी मैट्रिक्स आपको बी बनानी पड़ेगी। जो ए मैट्रिक्स होगी वो बनेगी आपके कोफिशिएंट से, जो आपकी ये वेरिएबल है ना, इनके आगे जो ये टर्म्स है इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ए जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी कोफिशिएंट से बनेगी, तो ये कोफिशिएंट a1 b1 a2 b2, ये आपकी ए मैट्रिक्स बनेगी। जो आपकी एक्स मैट्रिक्स बनेगी वो आपके वेरिएबल से बनेगी। वेरिएबल आपका क्या है, एक्स और वाई, तो आपकी जो एक्स मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, वेरिएबल से बनेगी, ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी बेटा। ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स बनेगी वो भी किससे बनेगी, आपकी कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट आपकी क्या है इसके अंदर, c1 c2, तो बी मैट्रिक्स बनेगी आपकी कांस्टेंट से। फिर से रिपीट करो बेटा, ए मैट्रिक्स बनेगी आपकी किससे, कोफिशिएंट से, एक्स मैट्रिक्स बनेगी आपकी वेरिएबल से एंड बी मैट्रिक्स बनेगी आपकी कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, तो अगर जब आप इस a को x से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने यहां मेंशन भी कर रखा है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इनको मैट्रिक्स की अगर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, किसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे लिखी जाएगी, a into x इज इक्वल टू b। जब आप a मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, इस a को x से मल्टीप्लाई करके अगर इस b मैट्रिक्स के इक्वल रखोगे तो आपको ये दो इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है बेटा, अगर आपको तीन इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है ना a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस इनटू z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ये आपकी तीन इक्वेशन गिवन बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपकी जो ए मैट्रिक्स बनेगी, बस ऑर्डर चेंज होएगा, वही बननी आपकी तीन मैट्रिक्स है। जैसे इसमें a x और b बनी थी, यहाँ पे भी a x और b बनेगी, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए मैट्रिक्स किससे बनी थी, कोफिशिएंट से, तो ये कोफिशिएंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इससे आपकी ए मैट्रिक्स बन गई है। उसके बाद जो आपकी एक्स मैट्रिक्स बनेगी वो वेरिएबल से बनती है। वेरिएबल आपकी क्या है, एक्स वाई जेड, तो ये आपकी एक्स मैट्रिक्स बन गई। और ये बी मैट्रिक्स बनेगी आपके कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट है d1 d2 d3, तो ये आपकी बी मैट्रिक्स बन गई। अगर आप इस वाले केस में भी क्या है, ए मैट्रिक्स को, इस ए मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके जब आप बी के इक्वल रखोगे तो उस केस में क्या है, आपको ये तीन इक्वेशन मिलेगी। मींस अगर आपको ये कहूं मैं, इन तीन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या है, ये फॉर्म होती है बेटा, ax इज इक्वल टू b।
ठीक है, चाहे दो इक्वेशन हो चाहे तीन इक्वेशन हो, उस केस में क्या है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करनी है तो वो ax इक्वल टू b होगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करूं बेटा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कौन सी मैट्रिक्स में है? कैपिटल एक्स मैट्रिक्स में। इसका मतलब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब आपको कैपिटल एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको इधर ए नहीं चाहिए। उस केस में आप क्या करो, इसको प्री मल्टीप्लाई करो, किससे? ए इनवर्स से। तो मैंने इस साइड भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई का मतलब आगे मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स इनटू यहां भी करोगे तो ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, और आइडेंटिटी को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा? एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? ए इनवर्स बी। ये ए इनवर्स बी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल दिया आ गई है? ए इनवर्स इनटू बी। जब आप ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए कंडीशन गिवन थी, ठीक है। वो कंडीशन क्या थी? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है आपका वो कब पॉसिबल है? जब आपका डिटरमिनेंट क्या हो? नॉन जीरो हो, ठीक है, ओके। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो कंसिस्टेंट सिस्टम और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? सिस्टम विच हैज सॉल्यूशन। जो सिस्टम सॉल्यूशन रखता है उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है? सिस्टम विच हैज नो सॉल्यूशन। जिसके पास सॉल्यूशन नहीं होते हैं उस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि भी आपने इसको तीन टाइप्स में डिवाइड कर रखा था, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज इन नो सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो बेटा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूशन। इसका मतलब इसके पास सॉल्यूशन है, चाहे वो एक क्यों ना हो। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है उसके पास सॉल्यूशन लेकिन वो कितने हैं? इनफाइनाइट है। तो ये दोनों के दोनों केस किस में आएंगे? कंसिस्टेंट के अंदर। ये वाले केस आते हैं कंसिस्टेंट के अंदर। और ये नो सॉल्यूशन, नाम से पता चलने लग रहा है, देखो मैंने इसमें इनकंसिस्टेंट में क्या बताया था? नो सॉल्यूशन। तो ये वाला केस किस में आता है? इनकंसिस्टेंट में। तो कंसिस्टेंट जिसके पास सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट जिसके पास सॉल्यूशन नहीं हो। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन किसके इक्वल है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैंने अभी भी बताया था अगर आप दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब दो वेरिएबल की हो या फिर तीन वेरिएबल की हो, उसका सॉल्यूशन क्या बताया था? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मींस x मैट्रिक्स इक्वल होगी a इनवर्स इनटू b। a का इनवर्स निकाल के अगर हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये कह रहा है कि भाई इसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के। इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a का डिटरमिनेंट निकालो और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। उस केस में सिस्टम क्या होगा बेटा? कंसिस्टेंट होएगा। एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक। कंसिस्टेंट होएगा लेकिन सॉल्यूशन कौन सा वाला है? यूनिक वाला। क्योंकि आपको अभी भी बताया मैंने कंसिस्टेंट के दो केस है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन से वाला होगा? यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है आपका? नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये वाला सॉल्यूशन है ना x इज इक्वल टू a इनवर्स b, वो इस वाला केस में होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद है इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अगर आपका डिटरमिनेंट जो a का डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाता है, उस केस में आप क्या करोगे? आप फाइंड करोगे एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, ठीक है बेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने a का डिटरमिनेंट निकाला और वो 0 आ जाता है, उस केस में आप क्या करोगे? एडजॉइंट ऑफ a इनटू b फाइंड आउट करोगे। मींस a का एडजॉइंट निकाल के एक मैट्रिक्स आएगी, फिर उसको b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। इसका रिजल्ट या तो आपका जीरो मैट्रिक्स आ सकता है या फिर आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स आता है। ये जीरो का मतलब यहाँ पे ये ओ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यानी जीरो मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ a इनटू b आपने जब निकाला, ठीक है, तो वो या तो नॉन जीरो मैट्रिक्स आ सकता है या फिर जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, उस केस में आपका सिस्टम कौन सा आएगा? इनकंसिस्टेंट होगा। कौन सा आएगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। उस केस में आपके सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगर आपका एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, एडजॉइंट ऑफ a को b से मल्टीप्लाई करने पे आपकी जीरो मैट्रिक्स आ जाती है, उस केस में आपका सिस्टम कौन होगा? कंसिस्टेंट। आपका सिस्टम कौन सा आएगा? कंसिस्टेंट। देखो बेटा, ये वाला केस यहां आ गया था, ये वाला केस यहां आ चुका है, अब एक ही बच गया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो कंसिस्टेंट में आता है। तो आपका सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? कंसिस्टेंट आएगा। और कौन से सॉल्यूशन होंगे उसके? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है बेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b।
जब आपका डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे, ठीक है। और वो अगर आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाती है तो इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर आपका जीरो मैट्रिक्स आ जाता है उस केस में सिस्टम इज कंसिस्टेंट और उसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ओके बेटा। उसके बाद बेटा एग्जांपल देखो यूनिक सॉल्यूशन का। आपको तीन इक्वेशन गिवन है, 2x plus 3y plus 3z is equal to 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। x minus 2y plus z is equal to -4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। 3x minus y minus 2z is equal to 3, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ठीक है बेटा। ये सॉल्यूशन का मतलब है आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब तीन इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, उस केस में आपकी मैट्रिक्स बनेगी, बस सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा, वही तीन मैट्रिक्स बननी है a, x और b। a मैट्रिक्स किससे बनेगी, आपके कोफिशिएंट से। तो a मैट्रिक्स बनाए कोफिशिएंट से, 2 3 3 ये आपका कोफिशिएंट, 1 -2 1 ये आपके नेक्स्ट कोफिशिएंट आ गए, 3 -1 -2 3 -1 -2 ये आपकी a मैट्रिक्स बन गई। x मैट्रिक्स बनती है आपके वेरिएबल से, वेरिएबल क्या आपके x y z, तो ये x मैट्रिक्स बन गई x y z। b मैट्रिक्स बनेगी आपकी किससे, कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म है 5 -4 3, तो ये आपकी बी मैट्रिक्स होगी 5 -4 3। बेटा सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले आपको क्या बताया था कि आपका जो सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, ए के डेटरमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर ए का डेटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन है, अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो वहां पे आपके दो केस बन जाते हैं, ठीक है। एक तो बन जाता है नो सॉल्यूशन का केस और एक बन जाता है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो ए का डेटरमिनेंट निकाला तो 2 इंटू में 4 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, ये 10 बन जाएगा। माइनस में ये आएगा, माइनस का 3 इंटू में ये जिस कॉलम में इसको एलिमिनेट किया, 1 की -2 से -2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो ये माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 और -3 से मल्टीप्लाई प्लस का 15। उसके बाद 3 इंटू में 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 3 2 जा माइनस का 6 आएगा, ऐसे यहां सब्ट्रैक्ट करना तो ये प्लस का 6 हो गया, तो ये क्या आएगा 5 बन जाएगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 10 40, ये आपका क्या आ गया, डेटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 40। इसका मतलब नॉन जीरो। और जब डेटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो जाता है इसका मतलब उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और उस केस में सॉल्यूशन क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या आपका x = a इनवर्स b। अभी बताया था आपको x = a इनवर्स b आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो a इनवर्स बेटा देखो आपको ये निकालना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स आपने पढ़ा है 5.2 एक्सरसाइज में, कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे पहले आपको एडजेंट ऑफ a निकालना है, और एडजेंट ऑफ a निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर ऑफ a। तो a के कोफैक्टर निकालने हैं तो आपको जब a11 निकालना है, कोफैक्टर को आप c से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल C से भी, कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कैपिटल A11 कैसे आएगा, ये जिस कॉलम में इसको एलिमिनेट किया, ये जो बच गया उसका डेटरमिनेंट कितना आ गया बेटा 5। इन दोनों का सम इवन है इसलिए प्लस का साइन आया है, ठीक है बेटा। उसके बाद A12 निकालेंगे, A12 ये वाला एलिमेंट होता है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये और ये रो कॉलम, ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट कर दी, क्या बच गया 1 1 3 -2। इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, ओड है, इसलिए माइनस का साइन। जब इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद A13 निकालेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे A21 निकाल जाएगा आपका, A22 A23 A31 A32 A23 और बेटा यहाँ पे A32 आएगा, A32, ठीक है बेटा। ये आपका क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर से आप क्या निकालोगे, एडजेंट निकालोगे। एडजेंट ऑफ ए बनेगा कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये आपके कोफैक्टर रख दिए मैंने 5 5 5, ठीक है बेटा। 3 -13 11, 3 -13 11, 9 1 -7 9 1 -7। इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करोगे तो इसकी रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। इनकी रो किस में चेंज होगी बेटा, कॉलम में। ये आपका एडजेंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे निकलेगा, एडजेंट ऑफ ए बाय में डेटरमिनेंट ऑफ ए। आपका ए का डेटरमिनेंट कितना आया था, 40 आया था, तो 1/40, क्योंकि ये बाय में ना 1/40 इंटू में एडजेंट ऑफ ए, ये आपका आ गया ए इनवर्स आ गया। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो x = a इनवर्स b है, ठीक है। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये इंटू में बी, बी देखो ये रहा आपका, ये यहाँ पे बी रख दिया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
ये 1/40 तो एज इट इज आपका, जब इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40, 80 और -40 आएगा। इस 40 से डिवाइड करेंगे इन हर एक एलिमेंट को, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका -1। देखो बेटा जब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, y की वैल्यू किसकी आ गई है, 2 आ गई है, और z की वैल्यू आपकी आ गई है -1। ठीक है, आपके आ गए हैं x y z की वैल्यू। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसीजर है आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और उसके अदर जो केस दो बच गए आपके, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो हमें अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा।